इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) नीलामी दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट आयोजनों में से एक है, जो प्रतिभा और पैसे का एक अनूठा संगम प्रस्तुत करती है। हाल ही में संपन्न IPL 2026 की मिनी नीलामी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यह केवल खिलाड़ियों को खरीदने का एक मंच नहीं, बल्कि एक जटिल रणनीतिक खेल है, जहां गुमनाम खिलाड़ियों पर भी करोड़ों रुपए बरसते हैं और बड़े नाम कभी कभी अनसोल्ड रह जाते। IPL नीलामी प्रणाली अन्य खेल लीगों जैसे ड्राफ्ट सिस्टम से अलग है। यह एक वार्षिक प्रक्रिया है, जिसमें हर कुछ वर्षों में एक मेगा नीलामी होती है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक फ्रेंचाइजी एक निश्चित बजट पर्स के भीतर खिलाड़ियों के लिए बोली लगाती है। नीलामी से पहले टीमें अपने कुछ प्रमुख खिलाड़ियों को बनाए रख सकती है, बाकी खिलाड़ी नीलामी पूल में चले जाते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी का एक आधार मूल्य बेस प्राइस होता है। टीमें इस आधार मूल्य से बोली शुरू करती है और सबसे अधिक बोली लगाने वाली टीम खिलाड़ी को हासिल कर लेती है। यदि किसी खिलाड़ी पर कोई भी टीम बोली नहीं लगाती है, तो वह अनसोल्ड रहता है। हालांकि बाद में अनसोल्ड खिलाड़ी नीलामी चरण में उन्हें वापस लाया जा सकता है। मेगा नीलामी में टीमों को लगभग पूरी तरह से अपने दस्तों का पुनर्निर्माण करना पड़ता है, जिससे रणनीतिक योजना और वित्तीय प्रबंधन महत्वपूर्ण हो जाता है। IPL 2026 नीलामी मुख्य आकर्षण। दिसंबर 2025 में अबू धाबी में आयोजित IPL 2026 की मिनी नीलामी ऐतिहासिक रही। इस नीलामी में कुल 77 खिलाड़ियों को खरीदा गया, जिन पर सभी 10 फ्रेंचाइजी ने मिलकर 215 रुपए 45 पैसे करोड़ खर्च किए। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन 25 रुपए 20 पैसे करोड़ की बोली के साथ IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। उन्होंने मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ा। श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना को भी KKR ने 18 रुपए करोड़ में खरीदा, जिससे वह सबसे महंगे श्रीलंकाई खिलाड़ी बन गए। इस नीलामी में अनकैप्ड, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेले हैं, खिलाड़ियों पर भी जमकर पैसा बरसा। उत्तर प्रदेश के बाएं हाथ के स्पिनर प्रशांत वीर और राजस्थान के विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स ने प्रत्येक को 14 रुपए 20 पैसे करोड़ में खरीदा। इसके विपरीत पृथ्वी शॉ और सरफराज खान जैसे स्थापित भारतीय खिलाड़ी शुरू में अनसोल्ड रहे, हालांकि सरफराज को बाद में CSK ने हासिल कर लिया। भारत सरकार ने ग्रामीण रोजगार क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और विवादास्पद कदम उठाते हुए 18 दिसंबर 2025 को लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी विधेयक 2025 को पारित कर दिया है। यह नया बिल 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की जगह लेगा। नए बिल के तहत अब ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। मजदूरी का भुगतान अब अनिवार्य रूप से साप्ताहिक आधार पर या अधिकतम 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। यह अब एक केंद्र प्रायोजित योजना होगी, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच खर्च का अनुपात 60-40 होगा। हालांकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए यह अनुपात 90-10 रहेगा। खेती के मुख्य सीजन बुवाई और कटाई के दौरान कृषि मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए साल में कुल 60 दिनों की 9 वर्ष अवधि का प्रावधान किया गया है। नए बिल में जल सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका संपत्तियां और मौसम की चरम स्थितियों से निपटने के लिए विशेष कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस बिल को लेकर संसद में भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने योजना के नाम से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। पहले केंद्र सरकार मनरेगा के तहत अकुशल मजदूरी का पूरा खर्च उठाती थी, लेकिन अब राज्यों को 40% खर्च वहन करना होगा, जिससे उन पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। विशेषज्ञों का तर्क है कि जहां मनरेगा मांग आधारित डिमांड बेस्ड अधिकार था, वही नया बिल सरकार द्वारा निर्धारित बजट सीमा कैप एलोकेशन के भीतर ही काम प्रदान करेगा। आलोचकों का कहना है कि पीक सीजन में काम बंद करने से उन मजदूरों का अधिकार छीन लिया जाएगा, जिन्हें उस दौरान भी काम की आवश्यकता हो सकती है। सरकार का मानना है कि यह बदलाव ग्रामीण भारत को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह बिल मनरेगा की खामियों को दूर करेगा और ग्रामीण संपत्तियों के निर्माण में जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। हालांकि बिल के लागू होने के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्यों के साथ समन्वय और फंड के प्रबंधन में यह कितना सफल रहता है। दिसंबर 2025 की ताजा रिपोर्टों के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की प्रमुख जॉब गारंटी योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा गांधी कर्मश्री करने की घोषणा की है। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को नई VBG रामजी योजना से बदलने और महात्मा गांधी का नाम हटाने के विरोध में लिया गया। 2024 में शुरू हुई इस योजना के तहत प्रारंभ में प्रत्येक जॉब कार्ड धारक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 50 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी दी गई थी।
थी। हालांकि दिसंबर 2025 में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इसे बढ़ाकर 75 से 100 दिन किया जा रहा है। केंद्र के साथ फंड विवाद के बीच पश्चिम बंगाल सरकार इस योजना को पूरी तरह से अपने संसाधनों से चला रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य उन लाखों श्रमिकों को काम देना है जो पहले मनरेगा पर निर्भर थे। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2025 में संसद में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण VBG रामजी विधेयक पारित किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे गांधी जी की विरासत का अपमान बताते हुए बंगाल की योजना को उनके नाम पर समर्पित कर दिया। बंगाल के सभी ग्रामीण अकुशल श्रमिक जो पहले मनरेगा के तहत पंजीकृत थे इस योजना के पात्र हैं। जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि भले ही केंद्र से फंड रुक जाए, राज्य अपनी कर्मश्री योजना के माध्यम से रोजगार सुनिश्चित करेगा। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना और बेरोजगारी को कम करना है। इसके साथ ही प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य में ही रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए श्रमश्री जैसी सहायक योजनाएं भी चलाई जा रही है। भारत के व्यापारिक परिदृश्य में वर्ष 2025 एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो रहा है। हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत अपनी मेक इन इंडिया 2.0 पहल और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला ग्लोबल सप्लाई चेन में आए बदलावों के कारण एक प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में उभरा है। वाणिज्य मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत का कुल निर्यात वस्तुएं और सेवाएं रिकॉर्ड स्तर को छू रहा है। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग सामान और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों द्वारा भारत में उत्पादन बढ़ाने से मोबाइल फोन निर्यात में भारी उछाल आया है। भारत का घरेलू व्यापार अब पूरी तरह से डिजिटल क्रांति की लहर पर है। ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के विस्तार ने छोटे व्यापारियों को बड़े ई-कॉमर्स दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ने से Tier 2 और Tier 3 शहरों से मांग में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत सरकार ने हाल के महीनों में UK और यूरोपीय संघ EU के साथ व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने में तेजी दिखाई है। ऑस्ट्रेलिया और UAE के साथ हुए पिछले समझौतों का लाभ अब जमीन पर दिखने लगा है, जिससे भारतीय कपड़ा और आभूषण उद्योगों को नए बाजार मिले हैं। वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव और लाल सागर रेड सी संकट के कारण लॉजिस्टिक्स लागत में वृद्धि एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि भारत सरकार की गति शक्ति योजना बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है, जिससे माल ढुलाई का समय और लागत कम होने की उम्मीद है। 2025 में भारतीय व्यापार न केवल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, बल्कि China +1 रणनीति अपनाने वाले देशों के लिए सबसे भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरा है। यदि विकास की यह गति बनी रही तो भारत जल्द ही $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।